बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 27 के पास पेपर्स को डिस्कस करना है। ये ऐसा चैप्टर है, इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग भी पूछा जाता है। छोटा सा चैप्टर है, आपने कोशिश करनी है कि इस चैप्टर के लॉन्ग को लाजमी अटैम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमारे पास जो चैप्टर है इसकी पेयरिंग जिसके साथ भी है, पेयरिंग आपके साथ शेयर कर दी गई है, प्रीवियस पेयरिंग, क्योंकि नई पेयरिंग अभी तक नहीं आई, तो आपने उस चैप्टर को साथ लाजमी प्रिपेयर करना है। देखें हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है और यहाँ से जो स्मार्ट सिलेबस है वो भी उन्होंने काफ़ी सारा रिवाइज कर दिया हुआ है। स्टार्ट में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सिर्फ इंट्रोडक्शन है और उसके बाद हमारे पास फॉरेस्ट और उससे आगे के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यू दिया हुआ है फॉरेस्ट से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द एनवायरमेंटल बफर्स। एनवायरमेंटल बफर्स के तौर पे कौन एक्ट करते हैं? तो हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होते हैं कि एनवायरमेंटल बफर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीव द सॉइल बैरन एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिफॉरेस्टेशन। यानी कि हमारे पास तीन टर्म्स एक जैसी हैं, एक है डिफॉरेस्टेशन, एक है रिफॉरेस्टेशन, एक है एफॉरेस्टेशन और सबसे लास्ट में है डेजर्टिफिकेशन। आप फॉरेस्ट को रिमूव करवा दो, उसके बाद जो सॉइल है वो बैरन रह जाएगी बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि अब जो हमारे पास प्रोसेस है वो डेजर्टिफिकेशन का है। तो हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट लीव्स द सॉइल बैरन एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डेजर्टिफिकेशन। तो लीड्स टू द डेजर्टिफिकेशन। तो आप कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट लीव द सॉइल बैरन एंड दिस इज कॉल्ड एज द, इसे आप डिफॉरेस्टेशन कहते हो। अगर हम यही एमसीक्यू ऐसे आ जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीव द सॉइल बैरन लीड्स टू द, यानी ये किसकी तरफ लीड करता है? तो फिर हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन की तरफ। दो एक जैसे एमसीक्यू है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर आ जाए डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीव्स द सॉइल बैरन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, आप उसे कहोगे ये डिफॉरेस्टेशन है। अगर आ जाए डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीव द सॉइल बैरन लीड्स टू द, तो फिर हम कहेंगे दैट लीड्स टू द डेजर्टिफिकेशन। जो दरमियान वाले दो हैं हम कहेंगे कि ग्रोइंग ऑफ द फॉरेस्ट where already forest existed is called as the reforestation. Growing of the forest where no previous existed forest is called as the afforestation. Establishment of new forest where no forest existed before is called as the, देखेंगे MCQ आ गया, आंसर है afforestation। जहाँ पहले से एग्जिस्ट ना कर रहे हो वहाँ पे आप ग्रो करवा दें तो आप उसे afforestation का नाम दे रहे हैं। उसके बाद है ग्रीन हाउस एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन में से एमसीक्यूज, और ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स भी हैं। एज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइज टू द एटमॉस्फेयर द अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज द क्लोरीन। तो आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन को रिलीज करवा देते हैं। नेक्स्ट है ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ बाइंडिंग ऑफ द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन का मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 एटम्स ऑक्सीजन के साथ मिलने से बन रहे हैं। स्टोन मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल आर बीइंग इरोडेड ड्यू टू द स्टोन कैंसर बाय द, तो किसकी वजह से है? बाय द एसिड रेन। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एसिड रेन जो होती है ये स्टोन कैंसर कॉज करवा देती है, स्टोन कैंसर कॉज करवा देती है। तो ये उसके हवाले से है कि ताजमहल जो है उसका जो स्टोन है उसको इरोड करने के अंदर किसका इफेक्ट है? एसिड रेन का। द ओजोन लेयर हैज डेवलप अ होल ओवर द अंटार्कटिका, ये बुक की लाइन है। द डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका मेजर सोर्स क्या है? उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो मेजर सोर्स है वो हमारे पास है रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ऑटोमोबाइल्स,
तो ये तमाम हमारे पास जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का मेजर सोर्स है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का लेवल बढ़ने की वजह से हम कहते हैं कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं ये इनके साथ रिएक्ट करती हैं, क्लोरीन को रिलीज करवा देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट फिल्टर्स द यूवी रेडिएशंस। अ सिंगल क्लोरीन एटम कैन रिएक्ट विद द अल्ट्रा वायलेट रेज एंड डिस्ट्रॉय। एक क्लोरीन का एटम जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ रिएक्ट करके कितने हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हम कहते हैं सिंगल क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय एज मैनी एज 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल। एक एटम की बात हो रही है। द इंक्रीज ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। तो हम कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। द ट्रिगर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज एनवायरमेंट। तो जो हमारे ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। द कलर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ ओजोन इज ब्लूइश इन कलर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट existed previously is called as the afforestation. The decline in the thickness of ozone layer is due to increasing level of the chlorofluorocarbons. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट, बार बार यही एमसीक्यू रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द एनवायरमेंटल बफर, ये फिर आया। ओजोन डिप्लेशन इज कॉमनली कॉज्ड बाय द, तो हम कहते हैं इट इज कॉज्ड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। अब हम इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इन्होंने पूछा हुआ है कि नेम एनी 3 फैक्टर विच अपसेट द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। तो देखें न्यूट्रिएंट साइकिल का बैलेंस कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो कैसे डिस्टर्ब होगा। इन्होंने कहा कि व्हेन इनसफिशिएंट फूड इज प्रोड्यूस्ड, जब खुराक जो है वो इनसफिशिएंट होगी, खुराक जो है वो कम होगी। दूसरा इन्होंने बताया कि व्हेन मोर फूड इज प्रोड्यूस्ड देन कंज्यूम्ड, जब जितनी खुराक बन रही है when more consumed, जब कंज्यूम ज्यादा हो, then प्रोड्यूस, जितनी प्रोड्यूस हो रही हो। और सबसे लास्ट में डिकेड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड, कि जो हमारे पास डेड डिकेइंग मैटर है वो वापसी ग्राउंड पे ना आए। यानी कि हमारे पास डिकम्पोजर ख़त्म हो जाएंगे या फिर डिकम्पोजर जो है वो इफेक्टिवली काम ना कर रहे हो, तो उस केस के अंदर भी आप कह सकते हैं कि ये जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। व्हाट आर द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड गिव एग्जांपल। रिन्यूएबल वो तमाम है जो बार बार रिसाइकल हो रहे हैं एंड कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल वाटर है, एयर है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो ऐसे हैं जो विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड आर रीजनरेटेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन एंड दे आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड अमाउंट, जैसा कि आप नेचुरल गैस को कहते हो, जैसा कि आप पेट्रोलियम को कहते हो। उसके बाद है गिव द 3 इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होता है आपने पढ़ा कि कुछ हमारी रेन का सोर्स जो होते हैं कि हमारे ट्रीज होते हैं, तो फॉरेस्ट जो मेजर सोर्स ऑफ रेन भी है। इसके अलावा फॉरेस्ट चेंज इन द एनवायरमेंटल चेंज, टेम्परेचर को भी चेंज कर रहा है। और साथ साथ आप देखें दे प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर टू एनिमल। आप देखो कि जहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है ना वो मुख्तलिफ होता है। जहाँ पर दरख्त बहुत कम है वहाँ पर आपको वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा उस एरिया का, तो इस वजह से हम कहते हैं टेम्परेचर चेंज। इसके अलावा आप उसे टिम्बर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वुड को काट रहे हो, फर्नीचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। Why forests are called as the environmental buffers? Because it resists the various changes in the environment, especially temperature change. और ये रेन का भी एक मेजर सोर्स है। They intercept the heavy rainfall, इंटरसेप्ट करवाते हैं, लीफ कैनोपी उसकी इंटरसेप्ट करवा रही है जिसकी वजह से हमारी सॉइल एरोड नहीं होती। एंड द वाटर स्टेडली एंड स्लोली टू द सॉइल बेनीथ, और आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर आता है। इस वजह से हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल बफर्स के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन क्या है। तो
removal of the vast areas of forest is called as the deforestation. Growing of the trees where already existed forest are present is called as the reforestation. Reforestation causes the climate change. Deforestation leads to the desertification. तो ये आप कुछ डिफरेंस जो है वो इनके बता सकते हो. उसके बाद है पोल्यूशन में से व्हाट इज ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या होती है? तो ओजोन जो है वो आप बता सकते हो कि एक लेयर है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ 10 to 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, जिसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करवाना. ठीक है. व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन. तो थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कॉल्ड एज द ओजोन डिप्लीशन. सेवरल ओजोन डिप्लीशन लीड्स टू द ओजोन होल फॉर्मेशन, जैसा कि आप अंटार्कटिका के अंदर देख चुके हो. एसिड रेन क्या है? एसिड रेन आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर वेपर जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं तो ये सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं. और यही नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड अवे फ्रॉम द सोर्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रेन जो है वो हमारी सॉइल के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को भी फ्लो करवा देते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं. और उसके अलावा स्टोन कैंसर भी कॉज करवा रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करवा रहे हैं. राइट. हाउ द एयर कंडीशनर आर द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर. तो किस तरह से, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो मेजर सोर्स हैं किस चीज़ के? एयर कंडीशनर आर द मेजर सोर्स ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. और यही जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जब ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से क्लोरीन को डिस्ट्रॉय करवाना शुरू कर देते हैं, क्लोरीन को रिलीज करवाते हैं और उसके बाद ये ओजोन लेयर के साथ, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ओजोन की डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है. गिव टू कॉजेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. emission of the gases from the industries and emission of gases from the burning of fossil fuels. Name the two air pollutants and give their harmful effect. Carbon monoxide and sulfur dioxide. Carbon monoxide headache cause करती है, brain damage cause कर रही है. Sulfur dioxide जो है वो acid rain cause करवा रही है, breathing disorders cause करवा रही है. वो टेबल में से उन्होंने पूछा हुआ है. Give the sources and the harmful effects of the chlorofluorocarbons. हार्मफुल इफेक्ट क्या है? तो हम कहते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं हमारी ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. हाउ द क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन. क्लोरीन जो है वो ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है. सिंगल क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय एज मैनी एज 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल. तो जब क्लोरीन जो होती है वो ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रही है तो हम कहते हैं कि क्लोरीन प्लस ओजोन मॉलिक्यूल, इससे क्या बनता है? ClO प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है. तो इस तरीके से आपको बज़ाहिर जो है वो डिस्ट्रॉय करती हुई नज़र आ रही है. तो देखें ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं CF2 Cl2, जब ये हमारे पास जो है अल्ट्रावायलेट रेस के साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, क्योंकि ओजोन लेयर का मेजर काम जो है वो क्या है? ओजोन लेयर का मेजर काम है यूवी रेस को फिल्टर करवाना. इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में से ना क्लोरीन जो है वो रिलीज हो जाती है. जब क्लोरीन रिलीज होती है तो यही क्लोरीन जो है वो ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रही है और रिएक्ट करने के बाद ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करवा रही है. उसके बाद है एक्सप्लेन द ओजोन लेयर. दोबारा उन्होंने पूछा हुआ है गिव द 2 इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. तो मैंने आपको बताया कि एसिड रेन जो होती है वो हमारी एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स भी फ्लो ऑफ हो जाते हैं, और इसके अलावा आप देखोगे कि ये स्टोन कैंसर भी कॉज करवाती है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन. ओजोन की डिप्लीशन के वेरियस इफेक्ट्स क्या हैं? तो आपने पढ़ा हुआ है उसके अंदर जो है वो स्किन कैंसर हो सकता है, आई कैटरैक्ट हो सकता है. तो ये हमारे पास जो है वो मेजर कॉजेज हैं. उसके बाद वाटर पोल्यूशन में से उन्होंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ से आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, डिफाइन वाटर पोल्यूशन. उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया वो यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है.
बार बार ये रिपीट होता है, तो इससे यूट्रोफिकेशन अलगल ब्लूम का पूरा प्रोसेस है वो आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एसिड रेन क्या है, इसके इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड आया हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन क्या है। उसके बाद पोल्यूशन को डिफाइन कर दें एंड डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। तो ये हमारे पास कुछ लॉन्ग भी दिए हुए हैं। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 27 था, और इस चैप्टर नंबर 27 में से कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए, और लॉन्ग भी मैंने आपको बताए कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। सबसे लास्ट में जो यूट्रोफिकेशन अलगल ब्लूम था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ इसमें से आपको लेआउट समझ आए होंगे। जो बात आपको समझ ना आई हो आप व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।